नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर सेकंड, जिसका नाम है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, उससे हम इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट की कुछ चीज़ें इस लेसन नंबर सेकंड में काम आएंगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि लेसन नंबर फर्स्ट को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आई होप जो आपकी क्लासेस मैंने ली थी लेसन फर्स्ट की, काफ़ी लंबी क्लासेस थी, उनको आपने शेड्यूल के हिसाब से पूरा देखा होगा, उनके नोट्स कम्प्लीटली बनाए होंगे। ठीक है, कुछ भी पेपर लेसन फर्स्ट में से बाहर नहीं जाने वाला, जितना अपन ने कराया है उतना ही उसके अंदर आएगा। तो लेसन नंबर सेकंड और इसका चैप्टर नंबर्स का नेम आप डाल लीजिए। और इसके अंदर हम पहली हेडिंग डालेंगे एरिया वेक्टर। पहली हेडिंग बनेगी इसके अंदर एरिया वेक्टर। सॉरी गाइस, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज पता नहीं बार बार आ रही है जा रही है, ऐसा ही हो रहा है थोड़ा सा लाइट का सिस्टम। एरिया वेक्टर लिखिए। इन फिजिकल प्रॉब्लम्स एरिया इज यूज्ड विद वेक्टर नोटेशन। Area is used with vector notation. A small area element ds in surface can be represented by ds। देखिए इस टाइप से होता है। ये कोई एरिया है, इसके अंदर हम छोटा एरिया एलिमेंट ले रहे हैं ds, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ऊपर होगी ds वेक्टर। ये होता है एरिया एलिमेंट कि अपन पूरे एरिया का नहीं निकाल पाते, इसलिए हम स्मॉल एरिया, छोटा सा पैकेट ले लेते हैं, एरिया का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, उस पर हम इस एलिमेंट को निकालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? किसी यूनिट एरिया के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उन लाइंस की नंबर को हम बोलते हैं। जैसे ये कोई एरिया है, इसके अंदर से जितनी लाइंस पास होंगी, पास का मतलब आर पार हो जाएंगी, उन लाइनों का जो नंबर है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और लिखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, total number of electric field lines passing through the unit area placed in the field are known as electric flux। देखिए इस टाइप से ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है, इसका जो एरिया एलिमेंट है वो ये है और बीच में ये थीटा है। इसको लिखेंगे आप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। फाई इज इक्वल टू होता है EDS cos थीटा, E डॉट ds। उतारिए इसको। बिल्कुल कंप्लीटली उतार लीजिए। फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा।
लिखिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक एक पॉइंट लिखेंगे हम। M1 L3 T-3 A-1, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, M1 L3 T-3 A-1। लिखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और वोल्ट इंटू मीटर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग नहीं, पहले आपको कुछ बता रहे हैं उसको उतारिए। देखिए फाइव इक्वल टू क्या था, EDS cos थीटा। तो केस फर्स्ट क्या बन सकता है, यदि थीटा क्या हो 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 हो जाएगा मैक्सिमम ES। केस सेकंड की बात करें, थीटा कैसा हो 90, ठीक है, और इसके अंदर ये जो डायरेक्शन होगी ना इसकी आउटवर्ड होगी। cos 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। अभी तीनों केस उतार लेना, अभी तो मैं उतार के छोड़ रही हूँ इसको। केस थर्ड, थीटा इज इक्वल टू 180 हो, ठीक है, तो cos 180 कितना होता है -1, 5 कितना हो जाएगा -ES। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब बाहर की ओर, इनवर्ड का मतलब अंदर की ओर। तीनों केसेस को उतार लीजिए। कंप्लीटली उतारिए। नेक्स्ट हेडिंग, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो फॉर्मूले से ही पता है। फाइव इक्वल टू क्या था, ES cos थीटा, यही था। कंफ्यूज मत होना कि कभी तो मैम आप DS लिख देते हो, कभी S लिख देते हो। बेटा ये है तो एरिया, यदि एरिया एलिमेंट बहुत छोटा ले रहे हैं तब तो हम DS लिख देते हैं, और यदि नॉर्मल हम यूज में ले रहे हैं तो S लिख देते हैं। तो 5 किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एरिया पर, थर्ड एंगल बिटवीन E एंड S। सिंपल है, E पर, S पर और थीटा पर। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट की। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको S वेक्टर दिया हुआ है 5 × 10⁻³ J कैप मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट पर मीटर। क्या पूछा है, फ्लक्स। एस वी नो, फाइव इक्वल टू क्या होता है, E डॉट S। व्हाट इज द E, 200 I कैप प्लस 300 J कैप। S क्या है, 5 × 10⁻³ J कैप। अब डॉट मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हो,
यदि नहीं जानते हो तो IIT PMT फाउंडेशन के अंदर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों की वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और यदि किसी बच्चे को वो लिंक ना मिले तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसे लिंक सेंड कर दूंगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, जे को जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ 1500 10⁻³ बस वोल्ट पर मीटर, ये इसकी जो यूनिट थी वो हम लगा देंगे। क्या होता है, वोल्ट इनटू मीटर। कीजिए इसको सॉल्व। लाइट की कमी की वजह से आपको वीडियो थोड़ी सी ब्लैक दिखाई देगी, स्पेशली मैं तो बहुत ज्यादा, तो आपको तो इग्नोर करना है, पढ़ना है आपको तो सिर्फ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.2। क्या कहता है, 2.2 देखते हैं। आपको इस टाइप से एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर सच दैट इट्स एक्सिस। अब ई वेक्टर ये पूरा एक ही साथ जा रहा है इधर की ओर, ठीक है, अलग अलग नहीं करना है। शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंडर इज 0। शो करना है टोटल फ्लक्स क्या है, 0 डिग्री। कैसे करेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे पहले, ई इधर, ds इधर, इस 3 पॉइंट ले लेंगे, s वेक्टर, e वेक्टर, s वेक्टर, e वेक्टर। इधर थीटा कितना हुआ 180, इधर थीटा कितना हुआ 90, इधर थीटा कितना हुआ 0। तो देखिए फाई इज इक्वल टू, इसका नाम दे दो S1, S2, S3। EDS cos 180 प्लस S2 EDS cos 90 प्लस S3 EDS cos 0। अब आप जानते हो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 माइनस के 1 होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस ES प्लस 0 प्लस ES। कितना हो गया टोटल, 0 हो गया। उतार लो, कंप्लीट हो गया ये। अगर ये आपका कंप्लीट हो जाए तो एग्जांपल नंबर 2.3 पढ़ लेना आप। हमने इंक भर ली जिससे कि आपको डार्क डार्क क्लियर क्लियर दिख सके, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2.3। A slender sheet of radius 5 centimeter is placed in a uniform electric field 5 into 10⁵ volt per meter that its plane make an angle 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाया गया है ये, तो इसको अपन 180 में, सॉरी 90 में से माइनस करेंगे। सरफेस से बनता है तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है तो 90 से माइनस कर देंगे। फ्लक्स पूछा है तो जानते हैं हम फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ES cos थीटा। फाई ई कितना है, ये रहा 5 into 10⁵। एस के लिए पाई r स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है 60, 5 into 10⁵ 3.14
आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, पर ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लो, cos 60। उतारिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? एक तो मीनिंग आप इसका ये निकाल सकते हो कि जब चार्जेस किसी सरफेस के अंदर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे ये कोई सरफेस है एकदम कंटिन्यूअस, ठीक है। एक मीनिंग तो होता है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा ये होता है किसी छोटे से स्पेस के अंदर एकदम सारे के पूरे स्पेस के अंदर चार्जेस भरे हुए हों, तब भी इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखिए, व्हेन चार्ज इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट, व्हेन चार्ज इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट the distance between the charge is very small, it means there is very less space between them, the charge distribution is called continuous charge distribution. There are three types of charge distribution. तीनों के नाम लिख रही हूं मैं यहाँ पर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हेडिंग डाल दीजिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When the charge distribution on an object is, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए आप, ठीक है। क्या लिखा आपने? is undimensional, it is called linear charge distribution. हेडिंग डालिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। when it is two dimensional it is called
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड लिखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। when it is three dimensional, when it is three dimensional, it is called volume charge distribution। ओके तो ये आपने तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। अगली हेडिंग डाल दीजिए आप चार्ज डेंसिटी। क्या हेडिंग डालेगी? चार्ज डेंसिटी। वही सेम चीज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। पहली लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड लिखिए, आपको जगह नहीं छोड़नी है, कंटिन्यूअस लिखना है आपको ये, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, थर्ड पॉइंट होगा इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ is known as linear charge density, is known as linear charge density। It is represented by lambda, lambda हो गया q upon l, इसकी डायमेंशन होगी ATL-1 और जो इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर। इसको उतारने के बाद न्यू हेडिंग डाल देना सरफेस चार्ज डेंसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density, is called surface charge density। It is represented by sigma, sigma is equal to q upon a, जो इसकी डायमेंशन होगी वो होगी ATL-2। यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक लेंथ बढ़ी तो रही है सिर्फ, तो L-1 की जगह L-2, मीटर की जगह मीटर स्क्वायर। इसको उतार के थर्ड हेडिंग amount of charge per unit volume, amount of charge per unit volume is called volume charge density, volume charge density। It is represented by rho, rho is equal to q upon v। डायमेंशन क्या हो जाएगी? ATL-3। यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। ये टॉपिक कंप्लीट।
एग्जाम्पल नंबर 2.4 और 2.5 नहीं करना है ये हमको। अब जो इसकी हेडिंग है वो टॉपिक हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने एक मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को बनाया कि जब भी हम किसी की चारों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो जो एरिया होता है वो एक तो इनवर्स स्क्वायर के रूल का फॉलो करता है और उसके चारों ओर हम एक शील्ड बना देते हैं। उस वो जो चारों ओर जो हम क्षेत्र बना रहे हैं, शील्ड बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो जो इसका स्टेटमेंट है वो ये है कि जो किसी भी सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स होता है वो समेशन ऑफ चार्ज और एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal one upon epsilon naught times of total charge enclosed that closed surface। उतारो उसको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए, एक फॉर्मूला तो इसका ही होता है फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन, और दूसरा क्या होता है ई वेक्टर डॉट डीएस। तो ये पूरा फ्रेज है। आप 5 डेरिवेशन करोगे इस इक्वेशन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, टोटल 5 डेरिवेशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप 6 डेरिवेशन करोगे, सॉरी 5 नहीं 6। इंपॉर्टेंट तो है और एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है, कंपलसरी है। या तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा या 3 नंबर का डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। हेडिंग डाल दो गॉस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। हेडिंग उतार लीजिए आराम से और बिल्कुल कॉपी किताब बंद करके हमको इसको देखना है। फ्रॉम कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। From Gauss law, d phi is equal to E vector dot ds vector, यही होता है। तो d phi is equal to कितना हो गया? k q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट ds vector, यही होगा। अब यह डिफरेंशिएशन का निशान लगाया तो इसको निशान को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, फाई इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर आ गया बाहर, के क्यू बाहर आया, आर कैप डॉट डी एस वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अब बीच में डॉट लगाया तो ये कॉस हुआ, के क्यू
ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या हुआ? ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो पूरा होता है ना, ये होता है डी ओम। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे के क्यू डी ओम। फिर ये चीज आपको माननी है डी ओम, और अगर ऐसे लगा हुआ है निशान तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ठीक है, पुट करो के क्यू 4 पाई। के की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हुआ प्रूफ? इत्मीनान से उतारो इसको। एक दो बार डेरिवेशन हो गया करोगे तो अपने आप हाथ चलने लग जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आपको चीजें याद रखनी है। एक बार अगर आपको स्टार्टिंग पता है और आपको ये पता है कि इसकी एंडिंग कहाँ पे करनी है, तो बीच का मैटर तो धीरे धीरे याद आता जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप, फाइव बराबर ईडीएस होता है, ई की वैल्यू रख दी, फिर डीएस आ गया तो हमने उसको डॉट में चेंज कर लिया। इस टाइप से होता रहेगा, उतारते रहो। नमाज शुरू हो गई। जब भी क्लास होती है टाइमिंग ऐसा ही बैठता है कि आप सुन ही लेते हो एक बार तो ही। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2.6 की बात कर रहे हैं। पॉज कर लेना जिसने भी नहीं किया हुई है। At the center of a circular surface of radius 0.03 मीटर, a charge of, यहाँ पे Q दे रखा है आपको 7.6 माइक्रो कूलम, तो 7.6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आप जानते हो फाई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q ऐसा लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये रही। एप्सिलॉन नॉट की तो हम जानते ही हैं। अब ये चीज है ना फर्स्ट लेसन की, तो इसको सॉल्व कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन पूछा इसने, क्या रेडियस को डबल करने पर फ्लक्स में इफेक्ट पड़ेगा? रेडियस तो इस फॉर्मूले में काम ही नहीं आ रहा, यहीं पे हमारे काम नहीं आ रहा, तो इसको डबल करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करो इसको। अगला लिखिए, लिखना क्या है अगला? तो क्वेश्चन पढ़ना है हमको। अकॉर्डिंग टू द फिगर, अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of a semicircular surface. Find the value of total electric flux. इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जब पूरा सरफेस होता है तब फ्लक्स फाई होता है। अभी ये इसको आधा कर रहा है, सेमी सर्कल बोल रहा है, तो फ्लक्स भी कैसा रह जाएगा? आधा रह जाएगा। फ्लक्स कैसा रह जाएगा? आधा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q है, जब ये आधा होगा तो चार्ज भी आधा हो जाएगा। और आधे चार्ज का कैसे निकलेगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज 5 अपॉन 2। उतार लो।
2.8 नहीं कर रहे हैं हम, 2.9 करेंगे। पढ़ लो पहले 2.9 को आप अच्छे तरीके से। आपको दो डायग्राम दिए हुए, इन डायग्रामों को थोड़ा ध्यान से देखो। देखो 2.9, एक तो ये है, इस कंडीशन में थीटा कितना है 90। ओके, तो फ्लक्स क्या होगा ई एस कॉस 90 कितना हुआ 0। इस कंडीशन में तो कोई फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, इस टाइप से डायग्राम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बार ऊपर कर दी है इन्होंने। थीटा कितना हुआ 180, फाई कितना होगा ई एस कॉस 180 माइनस ई एस। अब ये ऊपर जा रहा है, यदि हम नीचे वाले एंगल के लिए बात करें तो ये बाहर की ओर निकल रहा है, और जब बाहर की ओर कोई फ्लक्स निकलता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो माइनस पे ध्यान नहीं दे रहा है, माइनस और प्लस तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं, डायरेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिन 5 डेरिवेशनों की मैं बात कर रही थी, अब हम उसको देख रहे हैं। कॉपी किताबों को रख दो बगल में और इधर ध्यान दो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखो, एक हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक हमने पढ़ा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक डेरिवेशन तो ये है प्लेन इनफाइनाइट शीट का, लाइन, प्लेन इनफाइनाइट लाइन का, वो लैम्बडा से होगा सॉल्व। एक सेकेंड, ठीक है। इसमें होंगे 2, एक तो होगी इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, एक होगी ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, 2 डेरिवेशन इसके भी होंगे, कंडक्टिंग स्फीयर, एक होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब ये 5 डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका जो ये चैप्टर है वो 50% आपका कंप्लीट हो जाएगा इन 5 डेरिवेशन के बाद। आई होप सो कि एक डेरिवेशन तो हम, 1 या 2 डेरिवेशन हम इस क्लास के अंदर कर ले। तो आप सबसे पहले इसको उतार लीजिए। पहले हेडिंग डाल दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
जो हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं वो आपके पहले 3 डेरिवेशनों में आपको निकालनी है सिर्फ, और तीनों में बिल्कुल सेम डायरेक्शन निकलेगी, बिल्कुल सेम मेथड है, सेम टू सेम। ठीक है, अब देखिए ये है कोई इनफाइनाइट लाइन, इसके सेंटर पॉइंट ओ से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये तो हो गया E1, ये हो गया E2। एंगल कहां से बन रहा है? यहां से। कहां से बन रहा है एंगल? बिल्कुल सीधा सीधा एंगल बन रहा है ना। अब जब एंगल सीधा बन रहा है तो थीटा हम कौन सी जगह लेंगे? इधर ही लेंगे। तो देखो सबसे पहले E1 के लिए ये होगा E1 cos थीटा और ये होगा E1 sin थीटा। जानते हो ना, प्लस का काम दूर करना होता है, एक इधर और एक इधर। चाहो तो इस वाले को ले सकते हो आप E1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा तो, ठीक है ना, क्योंकि एंगल तो बराबर ही ले रहे हैं हम। और ये हो गया E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है इनका, देख रहे हैं ना। तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो रहा है? इधर वाले चार्ज की वजह से। तो ये कैसा हो गया? लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर हुआ ना। ये लाइन रखी हुई है और इसके परपेंडिकुलर, इसी डायरेक्शन में लगा तो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आप पहले लिखिए कंसीडर an infinite long straight line charge having a uniform charge density lambda placed along y axis at the distance r from origin, a point P is situated at which we have to find electric field intensity. At this point, electric field intensity distribute in components here we can see that, अभी पहले डायग्राम बनाओ। Here we can see that E1 sin theta and E2 sin theta are same in magnitude but opposite in the direction. So they will be cancel out to each other and total electric field is due to cos theta component of electric field which is perpendicular to the line, which is perpendicular to the line.
ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको निकालनी है। अब बेटा यदि शीट आ जाता तो बस इसकी जगह शीट लग जाती, इसकी जगह, बाकी सेम कंपोनेंट बनते। ठीक है, अगली हेडिंग, ये तो डायरेक्शन था। हेडिंग डाल दीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसमें क्या होगा, उतारना नहीं है बेटा, मैं लिखाऊंगी थ्योरी। ये है, इसके चारों ओर गॉसियन सरफेस स्ट्रक्ट करेंगे हम। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। यहां पर इसका सेंटर हो गया O। ये हमने क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस बनाया है। अब देखो इसके 3 एरिया हैं। फर्स्ट, यहां पर 3 एरिया ले लेते हैं, इनको हम 3 एरिया ले लेके ही सॉल्व करेंगे। S3 इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, ds की वैल्यू देखो, ऊपर वाले के लिए ऊपर होगा ds, थीटा हो गया 90। इधर वाले के लिए ds इधर ही होगा, थीटा कितना हुआ 0। नीचे वाले के लिए ds नीचे होगा, एंगल हुआ 90। देयर आर 3 surfaces S1, S2 and S3 from Gauss law। क्या होगा, S1 E डॉट ds, S2 E डॉट ds, S3 E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंगल डालो बीच में, S1, इसको ऐसे रहने देना, ES cos S1 का कितना है 90, S2 ES cos 0, S3 ES cos 90। Q क्या बताया था मैंने आपको कि लीनियर चार्ज डेंसिटी से होगा, तो लीनियर वाले में क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। यहाँ लिख लो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, तो Q कितना हुआ, लैम्डा इंटू L। ठीक है, देखो लैम्डा की वैल्यू आपकी समझ में आनी चाहिए कि लैम्डा क्यों आया है ना। और यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप इधर डी लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर डी लगा लो आप, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ds 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 cos 90 0 और cos 0 1, तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, सिर्फ ये बचा EDS। लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप एरिया जानते हो ना, कितना होता है बेलन का, सिलेंडर का 2πRL। ठीक है, तो देखिए इधर ऊपर लिख रही हूँ इस स्टेप को मैं, इसके बाद E 2πRL लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कट गया, E इज इक्वल टू क्या हुआ, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, लिख दिया आपने। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके बाद बस 2 लाइनें रह रही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। 3 पार्ट्स में अपन ने ब्रेक किया है, तीनों पार्ट्स पे लिख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनफाइनाइट लाइन की जब भी हम बात करेंगे तो हम लैम्डा का यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। लैम्डा कब यूज करना है, सिग्मा कब यूज करना है, रो कब यूज करना है, ये तीनों चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद भी आप गड़बड़ करोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि मैम हम तो भूल जाते हैं, ऐसे कैसे भूल जाते हो, बता रखा है ना लैम्डा कहाँ यूज करना है, सिग्मा कहाँ करना है, रो कहाँ करना है,
तो वो तो आपको करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करिए और हमने कराया, तो पहले लिखिए इसके अंदर, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा ही रह गया हमारा। लिखो, आराम आराम से लिखो, क्योंकि यही डेरिवेशन करना है अपने को, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, to find electric field due to line charge at point P distant r from it. For this we have to make Gaussian surface. Around it. Gaussian surface around it. डायग्राम बनाओ बेटा, पहले आप सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बड़ा खाली खाली सा लग रहा है ना, तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको आर मान लो। बना लिया, लिखिए the cylindrical surface can be divided into three parts. The cylindrical surface can be divided into three parts. First लिखिए upper circular surface S1, upper circular surface S1. Second लिखिए curved surface S2. थर्ड लिखिए लोअर सर्कुलर सरफेस S3। और ये पूरा उतार लीजिए पूरा। बनाइए। देखिए इसके बाद देखिए अपना ये आंसर आ रहा था E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब बेटा इसको हम और सही करने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये कितना हुआ 2 के लैम्बडा अपॉन R। टू के लैम्बडा अपॉन R हो गया। उतारो इसको। फिर लिखिए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? ई वेक्टर
अपॉन 2k लैम्डा अपॉन आर, आर कैप, और उसके बाद ग्राफ। अगर आर के साथ बनेगा तो ये होगा, और 1/r के साथ यदि बन रहा है तो इस टाइप से बनेगा। ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तो आपको बना के ही आना है, चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं एक। एग्जाम्पल नंबर 2.10। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अ स्ट्रेट वायर, लैम्डा दी हुई है। कभी कभी आपको बोले भी नहीं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इस यूनिट से समझ जाना। 2 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आपको फाइंड करना है। आर डिस्टेंस दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, और एयर दे रखा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी निकाला। वी नो दैट E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। E इज इक्वल टू, मार्कर ले लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं। 2 k कितना है, 9 × 10⁹। लैम्डा कितना है, ये डिस्टेंस आर, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 2 से कितने टाइम कट गया, 10 टाइम। 9 2 ज़ा 18, 10⁻9 है और एक 10⁻⁻6। नीचे कितना है, 10⁻1 है, 10⁻⁻2। 18 इंटू इधर कितना हुआ, 10⁻3। 1 को ऊपर ले गए -1, 2 को -2 को ऊपर लेके गए तो +2। अगर इस टाइप से करोगे तो मिस्टेक होगी ही नहीं। न्यूटन पर कूलम। 18 × 10⁻⁻14 न्यूटन पर कूलम। -4, सॉरी 14 नहीं, -4। क्वेश्चन नंबर 2.11। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 2.11। 3 डेज का मैटर आपको तैयार करके हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 3 डेज में अच्छे से कंप्लीट करना है इस क्लास को। ठीक है, अगर रिपीट 3 डेज एक ही वीडियो डाल रही है तो घबराना मत, और जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी, और रेडियस दी हुई है इसकी 0.1 मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने एक चीज बोली हुई है कि रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करता है तो जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है, mv²/r। और एक फोर्स हम जानते हैं F = क्या होता है, QE। E की वैल्यू क्या होगी, 2k लैम्डा अपॉन r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, mv²/r q 2k लैम्डा अपॉन r। r से r कट गया, v² = हो गया 2k लैम्डा q अपॉन m। v = क्या होगा, ये
अब इसने क्या दे रखा है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो देखो 2 पता है, K पता है, लैम्डा ये रहा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। उतार लीजिए, सॉल्व करना है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आप होमवर्क को नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी है, हमारी नहीं है। मैं तो आपको क्लियरली ये चीज बोलती हूँ कि यदि होमवर्क आप नहीं कर पाते तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही बच्चे हो और आपको हाथ पकड़ पकड़ के मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन कराया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। जानते हो ना एग्जाम में आपको करने तरीका बता दिया है कि क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं। अब ये पता है कौन से टाइप के क्वेश्चन है। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।